इस 543.2 का लॉग लेने पे कल ये आया था, तो हम कह रहे हैं आंसर जो है इसका एंटी लॉग लेने पे वापस आ जाना चाहिए। तो एंटी लॉग देखने के लिए क्या है, लॉग देखने के लिए तो कहा था कि पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाना, वो 2 डिजिट पकड़ना जिनके बीच में डेसिमल है, और एंटी लॉग देखने के लिए क्या है कि वो 2 डिजिट देखने हैं जिनके बीच में डेसिमल, जिनके जो डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट कौन? तो 73 का एंटी लॉग देखेंगे 5 में, और 0 में देखेंगे मीन डिफरेंस। तो 0 में मीन डिफरेंस होते नहीं, तो इसलिए मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, बस 73 का एंटी लॉग किसमें। तो मैं स्क्रीन पे एंटी लॉग टेबल भी ले रहा हूं, आपके पास है तो ठीक, और नहीं है तो वहां से देख लीजिए। हाँ मैंने एनसीईआरटी की बुक के पीछे लिया। किसका देखना हमें? 0.73 का सर। देखो एंटी लॉग टेबल स्क्रीन पे दिख रही है, ये 0.73 पे कर्सर है। बोलो सर। और हमें देखना 5 में, तो 5 का क्या हुआ? ये 0, ये 0 या 1 है? 1 2 3 4 एंड 5 क्या आया? 5 4 3 3 5 4 3 3, और 0 में मीन डिफरेंस होता ही नहीं है, तो इसलिए मीन डिफरेंस हम देखेंगे नहीं। तो अब डेसिमल सबसे पहले था क्या जिसका एंटी लॉग देखा आपने 0.73 का, और आंसर में डेसिमल 1 के बाद, तो देखो लॉग से उल्टा हुआ या नहीं हुआ। लॉग देखते वक्त किसका देखा था? उन 2 डिजिट का जिनके बीच में डेसिमल है, और आंसर में सबसे पहले डेसिमल लगाया था। बोलो सर। जब लगाया था तो डेसिमल ऐसे आया था 0.7350, ये 2 तो बात और किस्सा था, 0.7350 आया था कि नहीं। तो अब हमने एंटी लॉग देखा 0.73 का 5 में और 0, तो इस 2 का तो भी कोई यूज नहीं किया हमने। तो डेसिमल से पहले जो कुछ होता है वो 10 की पावर बन जाता है। तो देखना 10 की पावर बन के, और इसको हम सॉल्व करें तो ये 543.3 या नहीं, सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो कुछ लोगों को हो सकता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए होता है 207.7350 और आपको इसका एंटी लॉग देखना होता, तो भी आप किसका देखते हैं? 0.73 का 5 में 5433 आता, डेसिमल 1 डिजिट के बाद ही लगाते, और डेसिमल से पहले जो कुछ है वो सब क्या बन जाता है। तो समझ गए क्या? किसी को कोई डाउट? अब इधर आते हैं इसका एंटी लॉग देखना है, और इसी में ज्यादातर लोग कह रहे थे कि हमें सर वो माइनस वाला नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या नया सीखने को है, क्या इंपॉर्टेंट है? ये 4 जो वैल्यू है, ये 4 जो डिजिट है, या जो 4 वैल्यू है, ये माइनस की है, और ये 0.3731 जो है ये माइनस का है या प्लस का है? पूरी चीज ही माइनस की होती है ना, कोई माइनस का 2.5 लिखा होता है थोड़ी कि 2 माइनस का 0.5 प्लस का है, सभी कुछ माइनस का होता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंटी लॉग जब आप देखते हैं तो हमें सचमुच में इसका लिखना चाहिए ना 0.37 का, जैसे यहाँ लिखा था 0.73 का, लेकिन वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाले का एंटी लॉग नहीं लिख सकते ऐसे। फिर क्या करें? तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डेसिमल से पहले कौन है? 4, तो डेसिमल से पहले जो भी चीज है उससे एक बड़ा पकड़ते हैं, तो 4 से बड़ा 5, तो 5 ही इसमें ऐड करते हैं और 5 इसमें सेपरेट करते हैं। मान लीजिए हम एक मिनट के लिए बात साइड में खींच लें, मान लीजिए वहां होता -403.3731, और हमें इसका क्या देखना होता? तो ये भी सब माइनस का ही है ना, तो डेसिमल से पहले कौन है? 403, तो हम इसमें 404 ऐड करते हैं और 404 ही। तो अब समझिए क्या ट्रिक है, डेसिमल से पहले जो कुछ उससे एक बड़ा प्लस भी, और अब आप इतनी चीज को जब सॉल्व करेंगे, इतनी चीज को, तो क्या डेसिमल वाली वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी? ये आया क्या इसमें से माइनस करके? बोलो। बताओ सर। तो मुझे पता, चेक कर लिया ना, हाँ ये आ रहा, तभी कॉन्फिडेंस रहता है ना। अभी -5 को क्या लिखूं? ऐसे ऐसे लिखते तो रफ हो जाएगा, क्योंकि सब होता है सब कुछ माइनस का, लेकिन माइनस का तो ऑप्शन कौन है? बाकी सब तो प्लस का है। तो मैथ्स वाले उलझ गए, तो उन्होंने क्या ट्रिक लगाई? उन्होंने बोला 5 के ऊपर बार लगा दो। तो इस तरह से 5 के ऊपर बार लगा दिया, क्या मतलब? ये माइनस का है। वापस यहाँ आके देखो, अगर ये होता तो क्या करते?
अब जब आप इस चीज को सॉल्व करते तो वहां पे भी क्या आता 0.6269। अब ये 404 तो माइनस का ही रहता, तो यहाँ क्या लिखते हैं पूरे 404 पे बार। समझ गए क्या? अब आप इसका एंटी लॉग देखने वाले हैं 0.62 का किसमें, तो 0.62 का 6 में देखें तो क्या आ रहा है 4227, और अगला डिजिट 9 है, उससे अगला डिजिट 9 है, तो 9 में मीन डिफरेंस देखो, 9 में मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो वो इसमें ऐड करता है, ये बन जाएगा। डेसिमल कहां लगाता है, एक डिजिट के बाद, यानी यहां लगेगा। और डेसिमल से पहले जो कुछ है वो सब क्या होता है, इनटू 10 की पावर बन जाता है। नहीं, डेसिमल से पहले 2 था, 10 की पावर बन जाता है। डेसिमल से पहले कौन है, 5 या -5, तो इट विल बी 10 टू द पावर -5। देखना ये और सेम है क्या, बोलो। यहां के देखो, यहां क्या बनता 4.236 और 10 की बार, बताइए आ गया कि नहीं। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया हूँ। इसका 0.62 का 6 में देखा तो याद है, फिर 62 का 9 में मीन डिफरेंस 9 ही आया था, फिर इन दोनों को ऐड करके बना डेसिमल, एक डिजिट के बाद लगाते हैं एंटी लॉग की रिजल्टिंग वैल्यू में, और डेसिमल से पहले जो कुछ है वो सब 10 की पावर बन जाता। आपके पास लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल, तो देखो ध्यान से एंटी लॉग वाले में देखो 0.62 का जब आपने 6 में देखा तो 4 डिजिट मिले 4227, फिर उसी 0.62 के आगे लास्ट में बिल्कुल लास्ट में जहां मीन डिफरेंसेस लिखे होते हैं तो 9 के नीचे देखो 9 लिखा है मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस को हमेशा ऐड करते हैं, लॉग टेबल में भी ऐड करते हैं जब लॉग देख रहे होते हैं, जब एंटी लॉग देखते हैं तो भी मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं। इसमें था नहीं था, कहां है इसमें 73 का हमने 5 में देखा, वहां 0 था, 0 में मीन डिफरेंस होते नहीं है, देखो आप टेबल में 0 में मीन डिफरेंस यही नहीं है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। दो तीन छोटी छोटी बातें और सीखें। अब आप याद करो कल log 1 की वैल्यू क्या बोली गई थी, 0, तो चेक करें सच था या झूठ था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो अब log किसका देखोगे, log 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 तो उन 2 डिजिट का देखते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में जिनके बीच में डेसिमल हो, तो log 10 का देखेंगे किसमें, तो देखो log 10 का 0 में देखिए क्या आ रहा है वहां पे, यही आ रहा है नहीं, और डेसिमल कहां लगाते हैं लॉग वाले रिजल्ट में सबसे पहले या नहीं, क्योंकि यहाँ 1 के बाद था तो आंसर पे सबसे पहले, और यहाँ पे सबसे पहले था तो आंसर में 1 के बाद, तो इसको क्या मानूं 0 नहीं आते, डन। log 10 की वैल्यू क्या आई थी, तो log 10 को मैं क्या लिखूं 1.000 इंटू 10 टू द पावर 1, देखो साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। अब जब आप इसको स्प्लिट करोगे log mn क्या बन जाएगा, log 1.000 प्लस log 10 की पावर 1, कुछ गलत कर दिया मैंने, कर दिया ना, तो वो इससे नहीं हो रहा होगा, वापस सीधा ही करना है बस, क्या कि जब बेस और ये सेम है तो वहीं आ जाओगे ना घूम के, ये 0 बन जाएगा, ये 1 log 10 बन जाएगा, और जब यहाँ सेम है तो इसका आंसर, तो कोई फायदा नहीं है, तो उससे बेटर याद करना फायदेमंद है या नहीं, कि हम कह दें कि log जो कुछ यहाँ है वो यहाँ है, तो रिजल्ट। लास्ट 2 बात, अगर वो आपसे कहता है एंटी लॉग ऑफ 3 क्या होगा और एंटी लॉग ऑफ -303 क्या होगा, आंसर है, यानी जब एग्जैक्ट वैल्यू का एंटी लॉग देखना कोई इशू नहीं है, उसे 10 की पावर बना दो। अब उल्टा सोच लो, अब इसका लॉग लोगे तो क्या होगा, log ऑफ 10 की पावर 3, और log ऑफ 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 3 log 10, और 3 log 10 मतलब 3 into 1 यानी 3 रह जाएगा नहीं, इसी तरह यहाँ पे देख लो, जिसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का एंटी लॉग लेना तो बड़ा ही आसान है, बस उसे 10 की पावर बना दो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। फिजिक्स में पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला अभी पढ़ चुके या नहीं, पढ़ चुके। अब आप देखो जब हम सेल की बात कर रहे हैं और जब हम क्लास 11 की थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसे क्या था, क्या कुछ यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा जी। किसको याद है डेल्टा जी की सिग्निफिकेंस क्या थी, इट इज अ यूजफुल वर्क डन,
बाय द सिस्टम, पता या नहीं? बोल रहे हो अनन्य मोसर जिन्होंने पढ़ा ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कुछ नहीं, हमारे पास इसको करने का टाइम भी नहीं है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके कुछ हाथ भी नहीं आएगा। वो स्टैंडर्ड बात है कि डेल्टा जी किसको कहता है? वर्क डन बाय द सिस्टम किसमें लेते हैं? नेगेटिव में। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव में लेते हैं या नहीं? अब फ्री एनर्जी चेंज की डेफिनेशन यही थी, अगर मेरे से पढ़े वाले लोग हैं तो मैंने तो कहानी सुनाई थी कि एक साहब है जिनका नाम है अगम पराशर, उनके पास 10 जूल एनर्जी है टोटल मान लें, ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर गेहूं का बोरा, जानते हो ना गेहूं का चावल का जिसका बोरा बोलना चाहो, एक बोरा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे रख के आने में 2 जूल एनर्जी खर्च होती है। तो बताओ पराशर साहब कितने बोरे रख पाएंगे? तो मैथ्स वाले कहेंगे 5 बोरे, मैथ्स वाले कहेंगे 5 बोरे, क्योंकि मैथ्स वाले निर्दयी हैं, उन्हें इंसानों पे दया नहीं आती है, तो मैथ्स में खेलना है। सोच के देखो, अगर इस बेचारे ने 5 बोरे रख दिए तो इसकी एनर्जी तो बचेगी नहीं, और एनर्जी नहीं बची तो ये भी नहीं बचेगा। तो मान लेते हैं पराशर साहब सेकंड फ्लोर तक 4 बोरे पहुंचाते हैं, और चौथा बोरा बचाने के बाद वहीं बोरे के बराबर में ले जाते हैं। कोई पूछे क्या हुआ, कहते बस बिल्कुल बेहोश होने वाला, हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो 8 जूल के बराबर वर्क कर चुके क्या, और 2 जूल उनके सर्वाइवल के लिए मिनिमम जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकते हैं, कितनी एनर्जी के बराबर काम कर सकते हैं? तो उसी को तो फ्री एनर्जी कहते हैं। मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, दैट कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम ही तो फ्री एनर्जी चेंज है। कितना एनर्जी चेंज हुआ इसका? 8 जूल का हुआ या नहीं? सिस्टम में से माइनस 8 जूल हो गई, सिस्टम में से बाहर निकल गई 8 जूल एनर्जी या नहीं? तो ये बेसिक्स थे थर्मोडायनेमिक्स के, हमें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस तरह से बॉक्स बना के ध्यान रख लो। हालांकि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट दे दिया कहानी की शक्ल में। आया क्या कुछ? तुम तो सांस ही नहीं निकालते हो। अब आप कल बताओ, जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था तो उसमें टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, हाँ या नहीं? जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते थे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, वही तो n था। और फैराडेज फॉर 1 मोल तो अगर मोल्स में चेंज करें तो NF टोटल चार्ज हो गया नहीं? और पोटेंशियल कितना था? ई सेल पोटेंशियल तो था। और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हम अपनी मर्जी से अपनी जेब से यहाँ माइनस लगा देते हैं। और वर्क डन, यूजफुल वर्क डन को डेल्टा जी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह लिखा डेल्टा जी, चार्ज की जगह NF, पोटेंशियल की जगह ई सेल, और माइनस इसलिए कन्वेंशन फिट रहे, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव में लेना होता। अगर ये सेल पोटेंशियल नॉट लगा दो तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है क्या? और स्टैंडर्ड है तो यहाँ भी स्टैंडर्ड लगा देंगे, और जब यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। इतना तो खेल सकते हो न्यूमेरिकल की डिमांड के हिसाब से। तो दूसरी तरह से बात कान पकड़ते हैं, अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा और एनोड का पोटेंशियल कम, तभी तो ई सेल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। पढ़ा था या नहीं? अब आपको दूसरी तरह देख लो, अगर ई सेल पॉजिटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी। और बार बार हम क्या करते आ रहे हैं, पिछले साल भी बॉक्स बना के बार बार लिखा, इस साल भी बार बार जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट रिजल्ट की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। जिन्हें बात नहीं पता डायरेक्ट याद रख लो, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं? जो या तो अपने आप हो जाए, और अगर अपने आप ना हो हमारे कराने से, तो बस हमें एक बार शुरू करना, उसके बाद उसे छोड़ दो अपने आप, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करना, कोई एनर्जी नहीं सप्लाई करनी, और अपने आप चलता रहेगा। कौन है ऐसा? तो अगर हम अपने घर में जाके एलपीजी जलाना चाहते हैं किचन में, तो वहां पे जाके बर्नर ऑन कर दो, चलता जाएगा क्या? भाई बर्नर ऑन करके उसके बाद एक बार लाइटर क्लिक कर दो, फिर तो चलता ही रहेगा ना अपने आप ही, या कुछ वर्क करते हैं उसके बाद भी। तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से अपने घर पे 4th फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे आपका वाटर टैंक है, वहां पे पानी चढ़ाना है मोटर चला के, तो मोटर का स्विच ऑन करके छोड़ दो, फिर चलता रहेगा अपने आप या नहीं? वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया या नहीं? तो जवाब है वो अपने आप चल रही रहा, वो आपको लगातार, आप अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हो उसके ऊपर चलाने के लिए, लगातार उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तब चल रहा है वो। जैसे स्विच बंद करोगे फिर रुक जाएगा। तो पानी का मोटर से ऊपर चढ़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लगातार इलेक्ट्रिकल वर्क या कहो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है। गैस का चूल्हा जब आपने जलाया था तो आपने एक बार ऑन करने में मेहनत लगाई, लाइटर ऑन करने में, क्लिक करने में मेहनत लगाई, उसके बाद कुछ वर्क कर रहा है क्या आपका चूल्हा या आपका सिलेंडर? कुछ काम कर रहा है क्या? फर्क समझ गए स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में या नहीं? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या शर्त होती है? कन्वेंशन इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है। सिर्फ दुनिया में एक ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, वो फिर भी स्पॉन्टेनियस है। बताओ कौन सा था? 11th में लिखा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है और फिर भी वो अपने आप चल रहा है, कोई करा रहा है? आ गया याद सब? तो इस फॉर्मूले ने एक बार इस बात को फिर से प्रूव कर दिया गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए?
क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जिन्हें नहीं याद है वो ध्यान दीजिए उनके लिए। मान लेते हैं ये कोई बैलेंस रिएक्शन है, बीच में ऐसा साइन लगा रहे हैं तो का मतलब इक्विलिब्रियम है, आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है और सेम स्पीड से जा रही है। बोलो डायमंड। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, इसका साइन ये क्या बता रहा है कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? के से, कैपिटल के से। और वो क्या होता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। जहां जो कोफिशिएंट है वो उसका पावर बना दिया जाता है। बोलिए डायमंड त्यागी जी आ गया नहीं? पता नहीं हमने भेज तो दिया है भी नहीं वो। तो यहां पे प्लस था, लेकिन यहां भी प्लस था लेकिन यहां मल्टीप्लाई है। तो याद करो 11th में हमने गलती की थी या नहीं की थी कहीं जिन्होंने? हम जल्दी जल्दी यहाँ पे प्लस ही लिख देते हैं, तो नहीं वो मल्टीप्लाई में है। और इस की जगह ये भी लिख सकते हैं क्या? इसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कोशेंट या फिर रिएक्शन कोशेंट। और के को कहते हैं, क्यू की वैल्यू के बराबर हो जाती है क्या इक्विलिब्रियम? अब जिसे ये बात ना पता हो वो सुनाओ सर, उसके लिए फिर कुछ कहानी बनानी पड़ेगी, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। देखो हम ऐसा बोले N2 + 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 रिएक्शन तो सुनी हुई है। ये रिएक्शन शुरू कराने के लिए मैंने वहां पर 10 ये डाल दी और 5 ये डाल दी मान लो, लेकिन इसकी कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, पावर क्यूब में आ जाएगी। मैं आसान से रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। इसको शुरू कराने के लिए 10 ये डाले मैंने, 8 ये डाले, रिएक्शन शुरू नहीं हुई। समझ गए? नहीं हुई तभी तो प्रोडक्ट नहीं है। अब हमने 5 घंटे बाद देखा अंदर, ये 8 थे, ये 6 थे, ये 2 थे। तो मुझे कैंडिक चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी अगले चैप्टर में, इसलिए मैं कहानी यहाँ सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये 10 थे, 5 घंटे बाद कितने रह गए? यानी कितने मर गए? तो एक H2 इक्वेशन बैलेंस है क्या? तो एक H2 एक Cl2 को साथ लेके मर रहा है क्या? एक H2 एक Cl2 को साथ लेके मर रहा है क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए? तो 2 H मर गए तो कितने Cl को साथ लेके मरेंगे? 2 को, क्योंकि एक एक लेको मरता। बोलो डायमंड जी, 8 से 6 रह गए। क्यों? एक H2 एक Cl2 को लेके मरता है और 2 H2 मर चुके, तो इसका मतलब 2 Cl2 भी मर चुके होंगे। एक H2 मरता है तो कितने HCl पैदा होते हैं? कितने मरे? तो ये कितने पैदा होने थे? समझ आया कि नहीं? ऐसा हमने कितनी बार देखा, कितनी देर बाद देखा? अब इस रिएक्शन का K 0.25 है। कभी हमें पता ही नहीं सर K क्या होता है ना अक्षय जी? क्या पता है इसकी 0.25 मतलब क्या है? चलो मैं बात में कहानी थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूँ। K नहीं पता, K नहीं पता। 5 घंटे बाद ये वैल्यूज थी, हम अब 5 दिन बाद आए इसी रिएक्शन को देखने, अभी भी 8, 6 और 4 ही है, तो इसका मतलब रिएक्शन रुक गई है, हो नहीं रही। और 50 दिन बाद आए तो भी यही है, तो इसका मतलब रिएक्शन रुक गई, हो नहीं रही। तो जवाब था रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है। क्या मतलब? 8 में से जैसे थोड़े से और 6 में से जैसे थोड़े से और H2 और Cl2 मरते हैं ना, क्या बनने के लिए? तो HCl4 से थोड़ा ज्यादा हो जाना चाहिए था। तब तक कुछ HCl मर गए और मर के किसमें बदल गए? तो इस वजह से ये 8, 6 और 4 कांस्टेंट बना हुआ है, तो जितनी आगे जाती है उतनी पीछे आ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं कि क्या हो गया? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के से डिनोट करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई में, और जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें सबको नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई में, और जो जो उनका कोफिशिएंट है वो उनकी पावर बना दिया जाता है। रूल है इसको, ऐसी एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू निकाली, यहाँ क्या आएगा? 4², यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 6 या नहीं? तो इसको सॉल्व करके 1/3 आ रहा है क्या? तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? यानी कोई बंदा ये 10 और 8 के बजाय 25 और 5 से शुरू करे तो उसकी रिएक्शन भी कभी कहीं जाके अटक जाएगी या नहीं? तो जब अटक जाएगी तो बचा हुआ हमारा H2 8, 6 और 4 ही होगा क्या? बचा हुआ H2 8, बचा हुआ Cl2 6 और बचा बना हुआ HCl4 ही होगा क्या अगर हमने इसे 10 और 5 से शुरू किया? नहीं, कुछ और होगा। लेकिन वो जो कुछ और वाली वैल्यूज यहां डालोगे ना, सॉल्व करके आएगा 0.33। ये कहानी होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मैंने बहुत बड़ी बात को बहुत आसान करने की कोशिश करी, पता नहीं आपके आया या नहीं आया। अब हमारे पास दौड़ते हुए
और ये ना वैल्यू कब तक कांस्टेंट रहती है, जब इस तक इस रिएक्शन का टेंपरेचर चेंज नहीं करेंगे। एक टेंपरेचर पर एक रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है। अब हमारे पास राघव जी आए और क्या कहते हैं कि मैं अपने घर पर H2 + Cl2 नाम की रिएक्शन करा रहा हूं और जिस टेंपरेचर पर आपने कराई है उसी पर करा रहा हूं, और उसमें ये वैल्यू 2 आ रही है, ये वैल्यू 3 आ रही है और ये वैल्यू 1 आ रही है। समझ गए क्या? और मेरे पास 5 दिन 50 दिन रुकने का इंतजार नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तो वैल्यू ये थी। अब बताओ मेरी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका या नहीं? क्या कह रहा है, मेरी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका या? तो फिर मैं क्या निकालूं इसका? तो मैं अब इसका के नहीं निकालूंगा। के तो सिर्फ कब निकलता है? इक्विलिब्रियम आने के बाद। क्यू क्या होगा? एक्सप्रेशन क्यू का क्या वही है जो के का है। तब हम कहेंगे अब आपका ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 3 है। सॉल्व करके 1/6 आ रहा है क्या? ये इससे ये वैल्यू छोटी है क्या? तो हम क्या कहेंगे, अभी तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं आया, क्योंकि अभी तुम्हारा क्यू के से, क्योंकि रिएक्शन कब तक जाएगी? के आने तक, और के आने के लिए रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा पीछे। उसे इस वैल्यू को बड़ा करना है छोटा करना है? और बड़ा कब होगा? जब आगे जाएगी या नहीं? जब ये बड़ा होगा ये छोटे होंगे। तो हम राघव जी से क्या कहेंगे, भाई आपका अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया और इक्विलिब्रियम होने के लिए थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर बाद आपकी रिएक्शन आगे और बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम तब आएगा। डन। और सपोज कर लो इन्होंने कुछ और वैल्यू बोली है, मेरे को नहीं पता क्या है, एक्स वाई जेड, मैंने वो वाले एक्स वाई जेड यहां डाले और डाल के एग्जैक्टली 0.33 आया। तो हम क्या कहेंगे राघव जी को, अब आपकी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ गया, वो और आगे पीछे नहीं जाएगी, जहां है वहीं अटकी रहेगी। अब जाओ घर जाके पढ़ के सो जाओ। क्यों? क्योंकि क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? तो जब क्यू की वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो क्या कहते हैं, क्या आ गया? अब आप ये बताओ, नर्स इक्वेशन में E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log Q होता है क्या? अब याद करो, हमने नर्स इक्वेशन जब पढ़ी थी तो उसमें क्या कहा था कि हम न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, और माइनस यहाँ इसलिए ले रहे हैं, अगर यहाँ प्लस ले लेते तो उल्टा हो जाएगा, फिर उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मैच नहीं करेगा। याद आया? और Q और K का एक्सप्रेशन तो सेम ही होता है ना? Q और K का एक्सप्रेशन तो सेम था ना, भी निकाल के दिखाया था। अब बताइए एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम खास बात जो अभी तक नहीं हुई, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन्स जिंक से इधर जा रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। जितनी सिलेक्शन आगे जा रही है उतनी पीछे जा रही है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल सेम हो गया। और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, क्या बन गया? 0 इसकी जगह इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log, और साथ में यहाँ ये भी लिख दो Q इज इक्वल टू K हो जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा K, और ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया अगर आपको कुछ याद आ गया हो? कुछ नहीं याद आया फिलहाल तो नॉट है ना? क्या थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था? तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस NF ई नॉट की जगह क्या है? सोचो, NF से NF उड़ गया, क्या रह गया? अब बताओ किसी को कुछ याद आएगा कि 11 पढ़ेगा बढ़िया से, कहीं भी पढ़े हो मतलब नहीं, तब भी बोला गया था 12th में भी मिलेगा, किसी और शक्ल से आएगा। अब आप बढ़िया चीज सीखो जो आप मार खाते हो। क्या सबको याद है ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है? अगर यहाँ नॉट हो तो ये भी नॉट, ये भी नॉट होता। तो क्या इसमें कहीं माइनस आ रहा है इक्वेशन में? डेल्टा जी के इस फॉर्मूले में भी माइनस आ रहा है और डेल्टा जी के इस फॉर्मूले में भी माइनस आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला और बहुत कुछ बोला अगर आप समझ रहे हो तो, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो बोर्ड में भी भरमार ऑब्जेक्टिव की, तो ये वाला तो रेयर कोई बच्चा होता है जो गलत करता है, जिसने पढ़ाई ना हो कभी, कुछ तो बात अलग है, नहीं तो ये सब सही करते हैं। लेकिन यहाँ माइनस लगाना बहुत लोग भूल जाते हैं और यहाँ तो बहुत ही लोग भूल जाते हैं माइनस लगाना। तो फिर इसलिए मैंने ये इलाज निकाला कि भाई ये रिएक्शन एक बार सारी एक साथ लिख के दिखाओ, जिससे स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाए डेल्टा जी के हमने 3 ही फॉर्मूले पढ़े और कोई पढ़ने को शायद नहीं मिलेगा नहीं, उन सब में कहीं ना कहीं माइनस जरूर आया था।
एरर होने का चांस खत्म। इस पे एक बार बोर्ड में मुश्किल सा क्वेश्चन क्या आ गया, डेल्टा एच नॉट भी दे दिया, डेल्टा एच नॉट भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया, तो कह दिया के निकालो। तो क्या मैं इस पूरी वैल्यू को यहां रख सकता हूं इसकी जगह, बस सॉल्व हो जाएगा। 2.03 आ गया, आर सबको पता है फिक्स होता है 8.314 जूल। इन फॉर्मूलों में आर कौन होगा, नहीं वो तो सब में ही होता है। आर की वैल्यू 8.314 जूल होगी, क्यों, ये एनर्जी है ना, और एनर्जी की यूनिट पसंद करती है। तो आर की तो और वैल्यूज भी थी, अभी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, तो मैं कंफ्यूज ना भाई कौन सी लगानी है यहाँ पे, तो नहीं मुझे कंफ्यूजन ही नहीं होगा, डेल्टा जी एनर्जी है तो एनर्जी है तो इधर भी जूल है तो इधर भी जूल आना चाहिए, इसलिए जूल वाली। अब इसमें एक और इससे बड़ी एरर क्या होती है, डेल्टा जी जनरली किलो जूल में दिया होता है, ध्यान से सुन लो, मेरे कहने के बावजूद गलत करोगे आप में से बहुत सारे। डेल्टा जी न्यूमेरिकल्स में किसमें दिया होता है ज्यादातर, और हम वही जू की तो वैल्यू रख देते हैं और आर की वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कराते हैं, गलती कर दी क्या, डेल्टा जी को किसमें बदलना था, तो डेल्टा जी अगर किलो जूल में गिवन है तो उसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल बना लीजिए और फिर यहां फीड करिए, समझ गए क्या, क्या एंटी लॉग लेना पड़ जाएगा अगर के निकालना पड़े। अब इसको सॉल्व करके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में आऊं, इफ के ग्रेटर देन 1 है, इफ के ग्रेटर लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब, के 1 से बड़ा है, के में न्यूमरेटर कौन होता है, प्रोडक्ट्स, और डिनोमिनेटर कौन होता है, तो के 1 से बड़ा आएगा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा और रिएक्टेंट्स कम है, यानी इसका मतलब रिएक्शन टाइम्स एन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो आगे होना चाहिए, आगे होती है, स्पॉन्टेनियस है तभी तो, और अगर के 1 से बहुत बड़ा आ रहा है तो छोटा आ रहा है तो बोलो, के 1 से छोटा आ रहा है तो यानी वो रिएक्शन होना नहीं चाह रही, शुरू हुई थी तभी इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर कहीं के की वैल्यू ये आ रही है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स ना के बराबर है, क्योंकि के बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स तो ना के बराबर बचे, यानी रिएक्शन लगभग खत्म होने वाली थी जब इक्विलिब्रियम आया। और अगर के ये है तो रिएक्टेंट्स ना के बराबर है, सारे प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, यानी रिएक्शन अभी शुरू हुई थी, बस शुरू हुई थी तभी इक्विलिब्रियम आ गया, यानी रिएक्शन होना नहीं चाह रही थी। मैंने गहराई की बातें बोली, अगर आपको थोड़ी मैथ्स आती है तो समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो प्लीज बोल दो। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट फेज में आते हैं, और चैप्टर का नेक्स्ट फेज क्या कह रहा है, तो आप जल्दी से लिखना जिन्हें है वो लिखना शुरू करिए। हमने पिछले चैप्टर में भी वो बात कर ली थी, हल्का सा लिंक बनाने के लिए हम फिर से वो लाइन लिख रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कर लेते हैं पहले, यूट्यूब को हमने बोला था सॉल्ट की पुलिया, सॉल्ट का ब्रिज, तो हम ग्लास की यानी कांच की या फिर प्लास्टिक की बनी हुई एक यूट्यूब लेते हैं, यूट्यूब समझते हैं सब, उसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन या कहीं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो जनरली KCl, KNO3 एटसेट्रा, प्लस समझ नहीं आया, बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, पानी के अंदर खूब सारा KCl या खूब सारा KNO3 घोला, उसे हम क्या कह रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो हमारी नर्स इक्वेशन, या नहीं गलत बोल गया, वो हमारे डेनियल सेल में जो वहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, वो उस रिडॉक्स रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। इंटरफेयर का मतलब ये नहीं कि पता चला इनमें से कोई आयन खुद ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने लगा, इनमें से कोई आयन खुद ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने लगा, आप समझिए क्या मतलब है इनर्ट से, तो अलग अलग सेल के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमने पानी लिया, पानी के अंदर खूब सारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड बोल दो या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक, ज्यादा क्वांटिटी में बोल दिया तो कंसंट्रेटेड हो ही जाएगा। फिर उस सॉल्यूशन में हमने खूब सारा अगार अगार नाम का पाउडर बाजार में बनाया मिलता है, या फिर जेलेटिन नाम का पाउडर, कुछ याद आया, जेलेटिन कैप्सूल का जो शेल होता था वो जेलेटिन होता था, वो पाउडर फॉर्म में भी आता है, उसका पाउडर लेके हमने उसमें घोल दिया उस बीकर में, तो ऐसा घोलने से वो क्या बन गया, यानी काफी थिक हो गया होगा, जिसको कह रहा सेमी सॉलिड पेस्ट। उस सेमी सॉलिड पेस्ट को हमने इसमें यूट्यूब में भर दिया, डन। और फिर भरने के बाद यूट्यूब में हमने यहां पर ईयर प्लग समझते हो,
तो वो रुई की तरह यहाँ पे हमने प्लग्स लगा दिए, तो इसको बोलते हैं कॉटन प्लग या ग्लास वूल। कॉटन प्लग तो कॉटन ही हो गई, और ग्लास वूल नाम सुना है क्या? कांच की रुई जैसी होती है, कांच के बड़ी बड़ी धागे होते हैं छोटे छोटे से, उस दूर से देखना तो रुई जैसा इंप्रेशन देता है। इसमें आप हाथ मारोगे तो आपके कांच चुभेगा नहीं, एकदम टूटता चला जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, इंसुलेशन के लिए काम में आता है। फ्रिज की जो बॉडी है डबल लेयर्ड है, फ्रिज की डबल लेयर बॉडी के बीच में ग्लास वूल भरा हुआ हो सकता है, हालांकि थर्माकोल ज्यादा बढ़िया शायद रहता हो, लेकिन उसमें भरा हुआ हो सकता है इंसुलेशन के लिए। कौन? तो आप या तो कॉटन या ग्लास वूल लीजिए थोड़ी सी, और वो इधर ठूस दीजिए, तो इट इज प्लग्ड या इट्स ओपन एंड आर प्लग्ड विद ग्लास वूल और कॉटन। अब कॉटन हो तो ग्लास वूल हो तो उसमें पोर्स होंगे, उन पोर्स में से आयंस कैन पास। आयन समझ गए? KCl बना तो K+ और Cl नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बट पेस्ट विल नॉट फ्लो, पेस्ट बह के बाहर नहीं आएगा, बस सिर्फ आयंस निकल निकल के आ सकते हैं उसमें से, पोर्स में से करना चाहिए। डन। तो ये क्या है आपकी, ये क्या है आपके यूट्यूब की नहीं, सॉल्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की कैसे बनाते हैं। करता क्या है, रब कर दूं? फंक्शन क्या है, क्यों लगाते हैं? टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट और टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स। ठीक है, कई सारी जगह सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, वहां पोरस स्पॉट से काम ले लेते हैं। ऐसे ये पोरस स्पॉट होती है फिजिक्स लैब में, डेनियल सेल ऐसा होता है। इस पोरस स्पॉट के अंदर यहाँ पे जिंक की रॉड रखते हैं, यहाँ जिंक सल्फेट भरते हैं, यहाँ कॉपर सल्फेट लेते हैं, और इसमें कॉपर की रॉड, ये कॉपर की, और ये आपका वायर, बीच में बल्ब लगाना है जो भी लगाना है। तो पोरस स्पॉट के थ्रू आयंस आर पार चले जाते हैं, न्यूट्रलिटी जो भी मेंटेन करनी है कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे काम का नहीं, फिजिक्स वाले ज्यादा मुझे जानते होंगे। अब ये मतलब समझ आया टू कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट का? हेलो, है या चले गए? हैं? बाजा तो सबने सुना होगा, मतलब कोई ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम का जो प्लग होता है उसमें यूजुअली 2 पिन होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला आपका बोर्ड होता है उसमें जो सॉकेट होता है उस सॉकेट में 2 होल होते हैं। तो 3 का तीसरा 3 का होता है, तो इनमें करंट दोनों में होता है, एक में होता है? दोनों में, एक में करंट होता है। अब हमने टेस्टर से चेक कर लिया, मान लीजिए इस वाले होल में करंट है, उसमें नहीं है, तो हम क्या करें, अपना ये जो प्लग है ना बाजे का, इसका पिन मोड़ दें और मोड़ के ये वाला इस सॉकेट में लगा दें। ठीक है, तो अब आपके म्यूजिक सिस्टम में अंदर करंट जारी हो गया नहीं? ये म्यूजिक सिस्टम है बाजा, स्पीकर्स, एंटीना निकला हुआ, तो इसमें करंट जारी है अंदर, तो क्योंकि इसको करंट मिल गई तो बजने लगेगा या नहीं? फिर फिजिक्स की बात है सर, अगर एक में इलेक्ट्रॉन्स आए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आए जा रहे हैं, तो ये तो बॉम्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नहीं बजेगा। बजने के लिए इसको न्यूट्रल रहना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आए ये सारे वापस जाते हैं, और ये दूसरा पेन जो हमने यहाँ नहीं लगाया कभी नहीं बजेगा। और जैसे ही आप इस वाले पेन को इसमें इंसर्ट कर देंगे आपका बाजा बजना शुरू। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो सारे तो कहाँ जा रहे हैं वापस? आपके घर, मेरे घर, या बिजली घर? पावर हाउस मान लिया, बिजली घर ज्यादा मुझे भी नहीं पता, लेकिन वापस जा रहे हैं। तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन लिए वापस कर दिए तो पैसे कहाँ के देने बिजली वालों को? जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे उनकी एनर्जी आपके सिस्टम ने, ऑडियो सिस्टम ने लूट ली। अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो वापस लेके वो भी आपके एहसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ना ले तो आपका कुछ चीज चलेगी नहीं। तो इसको क्या करूँ मैं, आपको इतनी लंबी चौड़ी सुनाई। इलेक्ट्रिकल सर्किट का पूरा होना, जितने इलेक्ट्रॉन आए थे वापस भी तो जाने चाहिए, तभी तो सर्किट पूरा हुआ। तो मेरे डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे थे क्या? ये जिंक था, ये कॉपर था, करंट उधर से इधर आता था, इलेक्ट्रॉन तो इधर से चले जाते थे। अब इसमें से करंट इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके थ्रू क्या होता होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसमें चढ़ के इधर आ जाते होंगे या नहीं वापस? यस सर, यस सर। अरे जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो कॉपर आयन नहीं खा गए थे बिना टकार लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो यहाँ कॉपर आयन नहीं खा लिए थे, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे? तो गड़बड़ कर रहे सर आप। अंदर कौन थे? जिंक सल्फेट था क्या इसमें? शुरुआत में मान लो 100 जिंक थे और 100 ही सल्फेट थे, तो न्यूट्रल था ये। इसमें 100 ही कॉपर आयन थे, शुरू अभी सेल्फ करंट फ्लो करना शुरू नहीं हुआ, और 100 सल्फेट थे इसमें, न्यूट्रल।
अब यहाँ पे क्या हुआ, Zn से Zn2 प्लस बना, ऑक्सीडेशन हुआ था इसमें ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो चले इधर, और ये Zn2 प्लस कितने बन गए, थोड़ी बार 2 3 4 10 20 हो जाएंगे, यानी इससे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ एक्सेस क्या हो गया इस बीकर में, पॉजिटिव चार्ज Zn2 प्लस। तो जो 20 एक्स्ट्रा वाले Zn2 प्लस हैं वो इस जिंक रॉड के चारों तरफ हड़ताल करके बैठ सकते हैं नहीं? क्या कहें नए जिंक से, नीचे मत आओ, नीचे तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई पार्टनर नहीं है। एक्सेस वाले फालतू वाले पॉजिटिव चार्ज जिंक आयंस के चारों तरफ हड़ताल करके बैठ जाओ, जिंक से क्या कहें नीचे मत आओ, ऑक्सीडाइज मत हो, मेरा सेल काम करना बंद कर देगा नहीं? इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, कौन खा रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, Cu2 प्लस 100 से 99 98 97 ऐसे कुछ 80 हो गए होंगे नहीं? फालतू कौन हो गए, सल्फेट नेगेटिव चार्ज, यहां कौन फालतू हो गया था? अब जो फालतू वाले सल्फेट है इसके चारों तरफ हड़ताल करके बैठ जाएंगे या नहीं? इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होंगे उन्हें कहना नीचे उतरने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम नीचे उतरे तो एक और कॉपर आयन को मार दोगे और एक सल्फेट फिर बेकार हो जाएगा, तुम एक सल्फेट के पार्टनर को मार दोगे, क्योंकि Cu2 प्लस मल्टी Cu बन जाएगा न्यूट्रल। बताओ सर्किट पूरा नहीं हो रहा और दोनों हाफ सेल न्यूट्रल भी नहीं रहे, तो दोनों काम सॉल्ट ब्रिज कैसे कर देगा? इसके अंदर मान लीजिए आपने KCl भरा है, क्या भरा है, पानी में गुलाबा था तो K प्लस और C नेगेटिव डिसोसिएटेड होंगे, तो अब ये भगवान जी बन गए, यहाँ एक्सेस में कौन है, जिंक, अंदर से बारिश होनी शुरू हो गई किसकी, तो 2 Cl नेगेटिव एक जिंक को हड़ताल से हटा लेंगे या नहीं? तो इसी तरह खूब सारे Cl नेगेटिव आगे जितने जिंक हड़ताल पे थे सबको हटा देंगे, न्यूट्रल हो गया क्या ये? हड़ताल पे बैठेगा तो यहाँ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन आए वो किसने खा लिए, जो इलेक्ट्रॉन इधर आए वो किसने खाए, तो कॉपर 100 से घटते जा रहे होंगे, तो इधर हड़ताल पे कौन बैठेंगे, सल्फेट हड़ताल पे बैठ जाएंगे, नीचे मत आओ क्योंकि तुम नीचे आते हो तो कॉपर आयन हमारे पार्टनर को मार देते हो, तो यहाँ एक्सेस क्या हो गया, नेगेटिव, और यहाँ एक्सेस क्या हो गया। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो K प्लस और Cl नेगेटिव बोले थे, हम बोलेंगे हम बनेंगे तुम्हारे रक्षक, अंदर से Cl नेगेटिव टपकने लगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, फालतू जिंक आयन हड़ताल पे बैठे थे, 2 Cl नेगेटिव आगे एक जिंक को खींच लेंगे नहीं हड़ताल से, और जब 2 Cl नेगेटिव अंदर आ गए तो अंदर 2 K प्लस फालतू हो गए होंगे कि हमारा साथी चला गया, तो वो 2 K प्लस इधर टपक जाएंगे क्या, और 2 K प्लस से पक्के एक सल्फेट को हड़ताल से हटा देंगे क्या? तो इसी तरह ये बारिश होकर न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी दोनों हाफ सेल्स की। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जा रहे थे एक्सटर्नली, इस बीकर में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ऐसी फील आ रही थी या नहीं? तो बाहर भी जाने चाहिए तभी तो सर्किट पूरा होगा। तो देखो इसमें कौन टपक रहे हैं, तो Cl नेगेटिव अपने कंधे पे क्या रख के लाया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो इसे क्या फील आ रहा है, मेरा जो गया हुआ था इलेक्ट्रॉन वो वापस आ गया, Cl जो है अपने कंधे पे मेरे इलेक्ट्रॉन ढूंढ के वापस ला रहा है। ये एक थैला है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक गिर गया, कितने रह गए, तो इलेक्ट्रॉन निकले तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, बोलो, ये एक थैला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, फिर से अब इसमें बाहर से आके गिर गया K प्लस, कितने रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई, K प्लस एक इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा फौरन या नहीं? तो इसको ऐसे फील आएगा ना जैसे इलेक्ट्रॉन गिरने से जो कुछ हुआ था वही K प्लस के आने से हुआ, इलेक्ट्रॉन गिरने से भी मैं 10 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो K प्लस के आने से भी मैं 10 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इसमें कौन टपक रहे हैं, K प्लस, तो K प्लस का आना इज जस्ट लाइक इसमें से इलेक्ट्रॉन का जाना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसे फील हो रहा है, और इसमें Cl नेगेटिव आ रहे हैं तो इसे फील हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सर्किट पूरा हो गया क्या? तो इसलिए मैंने आपसे परसों चौथे एक दिन लिखाया भी था, आउटसाइड द सेल करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इनसाइड द सेल करंट कैरियर्स आर आयंस, बोला था उस दिन, आगे जाके समझाऊंगा। आउटसाइड द सेल कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इनसाइड द सेल कैरियर्स आर आयंस।